पद्य खंड, पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम कार्य फ्रेंच विद्वान गॉर्स द तासी द्वारा प्रारंभ किया गया, जो इस्तवार द लॉ लिटरेच्यूर एडविन हिंदुस्तानी ग्रंथ के रूप में दो भागों में सन 1839 एवं सन 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुए। इसके उपरांत उनके विद्वानों द्वारा समय समय पर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किया गया। सन 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रामाणिक रूप से लिखा गया, जो सर्वमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को प्रमाणित काल विभाजन के रूप में विभक्त कर काल के नामकरण किए गए। उन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर नया नामकरण भी किया, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, आदिकाल। इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। सन 1050 से सन 1375, सन 993 से 1318। नंबर 2, पूर्व मध्यकाल। इसे भक्ति काल भी कहा जाता है। सन 1375 से सन 1700, सन 1318 से 1643। 3, उत्तर मध्यकाल। इसे रीति काल भी कहा जाता है। सन 1700 से सन 1900, सन 1643 से 1843। नंबर 4, आधुनिक काल। इसे वर्तमान काल भी कहा जाता है। सन 1900 से अब तक, सन 1843 से आज तक। कक्षा 9वीं में आप आदिकाल और भक्ति काल के संबंध में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर केवल रीतिकाल और आधुनिक काल का ही परिचय दिया जा रहा है। रीतिकाल। भक्ति काल में सूरदास के द्वारा कृष्ण भक्ति और तुलसीदास द्वारा राम भक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके उपरांत एक नवीन काव्य धारा का जन्म हुआ। इसे रीतिकाल अथवा श्रृंगार काल या कला काल के नाम से पुकारा जाता है। रीतिकाल के कवि राज दरबारों के आश्रम में रहकर श्रृंगारिक कविता करने लगे। इस युग की रचनाएं प्रायः काव्य शास्त्र के लक्षणों, रस, छंद, अलंकार आदि को समझाने के लिए लिखी गई, इसलिए इन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं और इस काल को रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, रीतिकाल में काव्य के श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल में नायक नायिका भेद, षठ ऋतु वर्णन, 12 मास आदि का मुख्यतः वर्णन किया गया है। नंबर 2, इस काल में रीति ग्रंथों की रचना व नीतिपरक काव्य की रचना की गई है। नंबर 3, इस काल में अलंकारों का विशेष प्रयोग मिलता है। नंबर 4, दोहा, कविता तथा संवेया छंदों का अधिक प्रयोग किया गया है। नंबर 5, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में विभाजित किया जाता है: रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य, रीतिसिद्ध काव्य। रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध काव्यों ने प्रायः राजस्व प्राप्त किया, अतः इन्होंने आशयदाताओं की प्रशंसा करके पुरस्कार प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा रखी है। वहीं रीतिमुक्त कवियों ने स्वतंत्र भाव से रचना की है। रीति परंपरा पर आधारित रूढ़ियों एवं साहित्यिक बंधनों से मुक्त काव्य को रीतिमुक्त काव्य कहा गया है। रीतिकालीन प्रमुख कवि और रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएं। नंबर 1, केशवदास, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिका, प्रिया जहांगीर, जस चंद्रिका आदि। नंबर 2, देव, रस विलास, रस रहस्य, प्रेम तरंग, काव्य रसायन। नंबर 3, भूषण, शिवराज भूषण, शिवा पावनी, छत्रसाल दशक। नंबर 4, घनानंद, सुजान, रसखान, विरह लीला। नंबर 5, बिहारी, बिहारी सतसई। नंबर 6, ठाकुर, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। नंबर 7, आलम, आलम केली। नंबर 8, चिंतामणि, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी। नंबर 9, मतीराम, मतीराम सतसाई, रसराज। नंबर 10, भिखारी दास, काव्य निर्णय, छंद प्रकाश। आधुनिक काल। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ सन 1900 से माना जाता है। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विद्वानों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, किंतु सर्वमान्य रूप से इस विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 तक।
नंबर 2 द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 तक। नंबर 3 छायावादी युग सन 1920 से 1936 तक। नंबर 4 प्रगतिवाद युग सन 1936 से 1943 तक। नंबर 5 प्रयोगवादी युग सन 1943 से 1950 तक। नंबर 6 नई कविता सन 1950 से आज तक। नंबर 1 भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना गया है। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालिक राजनीति का अभिन्न अंग थी, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 राष्ट्रीयता की भावना। नंबर 2 सामाजिक चेतना का विकास। नंबर 3 हास्य व्यंग। नंबर 4 अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। नंबर 5 विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। नंबर 6 काव्यानुवाद की परंपरा। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों व उनकी रचनाएं इस प्रकार है। भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि रचनाएं। नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी। नंबर 2 बद्रीनारायण चौधरी, जागरण जनपद, प्रेम घन, लालित्य लहरी। नंबर 5 प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पवाली, मन की लहर। नंबर 6 जगमोहन सिंह, देवयानी, श्यामा सरोजिनी। नंबर 7 अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म, हो होरी। नंबर 8 राधा चरण गोस्वामी, नवभक्तमाला। नंबर 2 द्विवेदी युग। यह कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस पत्रिका में ऐसे लेखों का प्रकाशन किया जिसमें नव जागरण का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। द्विवेदी युगीन कविताओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 देशभक्ति। नंबर 2 अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध। नंबर 3 वर्णन प्रधान कविताएं। नंबर 4 मानव प्रेम। नंबर 5 प्रकृति चित्रण। नंबर 6 खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों व उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि रचनाएं। नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास, वैदेही हरिओध, वनवास रस कलाश। नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, पंचवट भारत भारती, साकेत। नंबर 3 राम नरेश त्रिपाठी, मिलन स्वप्न मानसी। नंबर 4 माखनलाल चतुर्वेदी, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, समर्पण। नंबर 5 महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा, सुमन। नंबर 3 छायावाद। द्विवेदी युग के पश्चात काव्य जगत में एक नवीन काव्य धारा का जन्म हुआ, जिसे छायावाद के नाम से पुकारा जाता है। छायावाद की समय सीमा सन 1919 से 1939 तक मानी गई। छायावादी काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 छायावादी काव्य में कल्पना को प्रधानता दी गई है। नंबर 2 छायावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता है। नंबर 3 प्रकृति को चेतन मानते हुए उसका सजीव चित्रण किया गया है। नंबर 4 जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। नंबर 5 नारी व मानवता के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त है। नंबर 6 भाषा अत्यंत ही सरल तथा लाक्षणिक कोमलकांत पदावली युक्त है। नंबर 7 छंदों तथा अलंकारों का नवीनतम प्रयोग किया गया है। छायावादी के प्रमुख कवियों व उनकी रचनाएं इस प्रकार है। प्रमुख छायावादी कवि रचनाएं। नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, लहर आंसू झरना। नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, गुंजन वीणा पल्लव। नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी, गीतिका, अनामिका, निराला, तुलसीदास। नंबर 4 महादेवी वर्मा, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत। नंबर 4 रहस्यवाद। हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार की है: चिंतन के क्षेत्र में जो उद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। छायावाद रहस्यवाद। नंबर 1 इसमें कल्पना की प्रधानता है, इसमें चिंतन की प्रधानता है। नंबर 2 भावना की प्रधानता है, ज्ञान व बुद्धित्व की प्रधानता है। नंबर 3 यह प्रकृति मूलक है, इसकी प्रकृति दार्शनिक है। नंबर 5 उत्तर छायावाद। इस काल में प्रेम और रोमांस की एक कविता धारा चली थी, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, गोपाल सिंह नेपाली, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिकृष्ण प्रेमी आदि मुख्य हैं। इनके काव्य में छायावाद के विकास के लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 6 प्रगतिवाद।
छायावाद के उपरांत प्रगतिवाद नवीन विचारधारा का जन्म हुआ। प्रगतिवाद का युग का समय 1936 से 1942 तक माना जाता है। प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, प्रगतिवाद काव्य में शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति है। नंबर 2, भौतिकता का अधिक होना। नंबर 3, पूंजीवाद के प्रति विद्रोह। नंबर 4, ईश्वर के प्रति अनास्था। नंबर 5, सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों का विरोध। नंबर 6, छंदों के बंधन की उपेक्षा। नंबर 7, साम्यवाद का समर्थन। प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों व उनकी रचना इस प्रकार है। प्रमुख प्रगतिवादी कवि रचनाएं। नंबर 1, सुमित्रा नंदन पंत, युगवाणी ग्राम्या। नंबर 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुकुरमुत्ता। नंबर 3, शिवमंगल सिंह सुमन, हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय। नंबर 4, नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे, पंखोवाला। नंबर 5, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते हैं। नंबर 7, प्रयोगवाद। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकता विचारधारा है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं। नंबर 1, नवीन उपमानों का प्रयोग। नंबर 2, प्रेम भावना का खुला चित्रण। नंबर 3, बुद्धिवाद की प्रधानता। नंबर 4, निराशावाद की प्रधानता। नंबर 5, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। नंबर 6, अह की प्रधानता। नंबर 7, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। नंबर 8, मुक्त छंदों का प्रयोग। नंबर 9, व्यंग की प्रधानता। प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवियों व उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि रचनाएं। नंबर 1, आज्ञेय, हरी घास पर क्षण भर। नंबर 2, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। नंबर 3, धर्मवीर भारती, अंधा युग ठंडा लोहा। नंबर 4, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बांस के पुल, एक सूनी नाव। नंबर 8, नई कविता। सन 1950 ईस्वी के बाद नई कविता के नए रूप का शुभारंभ हुआ। प्रयोगवादी कविता ही विकसित होकर नई कविता कहलाई। यह कविता किसी भी प्रकार के वाद के बंधन में न बंधकर वाद मुक्त होकर रची गई। इस प्रकार यह नया काव्य परंपरागत न होकर इतना अलग हो गया कि इसे कविता न कहकर अकविता कहा जाने लगा। नई कविता के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नई कविता में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। नंबर 2, इनमें नवीन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, यौन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। नंबर 4, संवाद को महत्व दिया गया है। नंबर 5, रस छंद और अलंकारों का तिरस्कार किया गया है। नंबर 6, पाले की प्रवृत्ति है। नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। कवि रचनाएं। नंबर 1, आज्ञेय, हरी घास पर क्षण भर। नंबर 2, मुक्तिबोध, मुझे कदम कदम पर। नंबर 3, धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा। नंबर 4, भावनी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश। नंबर 5, गिरिजा कुमार माथुर, धूप के धान, नवगीत। नई कविता जैसे जैसे पुस्तकीय होती गई वैसे वैसे उसकी पठनीयता क्षीण होती गई। पाठकों से श्रोताओं से जैसे उसने मुख मोड़ लिया हो। नई कविता और गीत की संकर या मिश्रित दृष्टि को नवगीत कहते हैं। प्रसिद्ध नव गीतकार है सोम ठाकुर, एक त्रिच्छा पाटल की। शंभुनाथ सिंह, दर्द जहां नीला है। वीरेंद्र मिश्र, झुलसा है छाया नट धूप में। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। लोक साहित्य एक युग्म शब्द है। यह लोक और साहित्य शब्दों से मिलकर बना है। लोक का प्रचलित अर्थ संसार है, परंतु इसका व्यापक अर्थ लोग अथवा जन्म साधारण है। साहित्य लिखित भी होता है और मौखिक भी। मौखिक साहित्य वाचिक कही हुई तथा श्रुति सुनी हुई परंपरा है। यह जनसाधारण अर्थात लोक की स्मृति से आता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में प्राप्त होता है, इसलिए इसे लोक साहित्य कहा जाता है। लोक साहित्य की प्रत्येक उक्ति में लोक जीवन के गहरे अनुभव की सुगंध होती है। यह जनसाधारण के सुख दुख, आचार व्यवहार और विचारों का संवाहक होता है, जो हमें तत्कालीन समाजों की प्रथा, परंपराओं, सभ्यता, संस्कारों और जीवन शैलियों का बोध कराता है। इस दृष्टि से लोक साहित्य में संबंधित समुदाय के जातीय इतिहास के सूत्र भी निहित होते हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से पारंपरिक गीत, कथाएं, गाथाएं, नाट्य
लोकोक्तियाँ, कहावतें, मुहावरे, पहेलियाँ और लोक भाषाओं के अनुष्ठानिक अथवा उपचारात्मक मंत्र इत्यादि सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश के लोक साहित्य को दो भाषाओं में बांट सकते हैं। नंबर 1 आंचलिक अथवा जनपद साहित्य। नंबर 2 जनजातीय साहित्य। नंबर 1 आंचलिक अथवा जनपद साहित्य किसी विशेष क्षेत्र अथवा जनपद लोकांचल में प्रचलित बोली के पारंपरिक साहित्य को आंचलिक अथवा जनपद साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसके लिए जाति विशेष अथवा भौगोलिक सीमाओं का बंधन नहीं होता है। मध्य प्रदेश में 4 प्रमुख जनपद लोक भाषाएं हैं। नंबर 1 बुंदेली, नंबर 2 बघेली, नंबर 3 मालवी और नंबर 4 निमाड़ी। नंबर 2 जनजातीय साहित्य। मध्य प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजातियां अथवा जनजाति समूह हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भील, गौड़ एवं कोरुक जनजातियां प्रमुख हैं। इनकी अपनी पृथक पृथक बोलियां भी हैं जिन्हें संबंधित जनजाति के नाम से ही जाना जाता है। नंबर 1 भीली, नंबर 2 गोंडी और नंबर 3 कोरुक।